कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। बच्चों, हम क्लास 12th केमिस्ट्री कर रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन इसमें चल रहा है। और सॉल्यूशन में हमने पहले वाले भाग में, इससे पिछले वाले भाग में हमने क्या किया था, हमने बात की थी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, जो लिक्विड्स में जो गैसेस हैं वो किस तरीके से डिजॉल्व होती हैं, उसके बारे में हमने ये चीज़ की थी, इसके ऊपर चर्चा की थी। और हमने इसी से एक नियम भी सीखा था, जो कि हेनरी ने दिया था, हेनरी नियम, जो कि क्या था, जो कि आपको हेनरी नियम के बारे में बताया था मैंने, है ना। जहाँ पे हमने हेनरी कांस्टेंट KH के बारे में समझा था, हेनरी कांस्टेंट के बारे में, और देखा था कि जो हेनरी कांस्टेंट है वो कैसे नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, यानी विलायक पे कैसे डिपेंड करता है ना। तो आज उसी से आगे बढ़ते हुए हम आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अलग अलग हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दिखाएंगे, अलग अलग डिफरेंट गैसेस की, है ना। और वहां से फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे KH की वैल्यू वेरी करती है और कैसे डिपेंड करती है, और फिर हम उसमें चलेंगे अपनी एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, है ना। तो चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ और इसको और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों की, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम किसकी बात कर रहे थे, हेनरी कांस्टेंट की बात, ठीक है ना, हेनरी नियम की बात। और हेनरी नियम में हमने क्या पढ़ा था? हेनरी नियम में हमने पढ़ा था कि आपका किसी हेनरी नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता द्रव अथवा विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है, ठीक है ना। ये हम किसकी बात कर रहे थे? हेनरी कांस्टेंट की बात कर रहे थे, हेनरी नियम की बात कर रहे थे, ठीक है। चलिए, अब उसी से आगे चलते हुए आज हमें और एक और चीज देखने, हमने ग्राफ की बात की थी। आज हम देखेंगे कि भाई KH की जो वैल्यूज है ना, KH डिफरेंट गैसेस के लिए KH की वैल्यूज, उसको हम देखते हैं, ठीक है ना। आपके पास KH वैल्यूज फॉर डिफरेंट गैसेस, ठीक है ना, इन वाटर, डिफरेंट गैसेस इन वाटर, KH values for different gases in water at कितने भी टेम्परेचर में आप ले लो। सपोज हम ले लेते हैं 290, है ना। अलग अलग टेम्परेचर में ये एक काम करते हैं, हम एक फिक्स टेम्परेचर पे KH की वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है ना। KH की वैल्यू हम एक फिक्स टेम्परेचर में ले लेते हैं, ठीक। जैसे कि हमने बात करी 293 केल्विन पे ले लेते हैं, ठीक है ना, एट 293 केल्विन, ठीक है ना, 293 केल्विन पे। तो क्या क्या वैल्यू है KH की, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे गैसेस हो जाएंगी, ठीक है। और इधर आपके पास KH की वैल्यू हो जाएंगी, क्योंकि टेम्परेचर तो हमारे पास सेम है। टेम्परेचर आपका पास 293 केल्विन है और ये KH की वैल्यू। तो सबसे पहले हम लेते हैं, जैसे कि हमारे पास हीलियम है, एक हमारे पास हीलियम, दूसरा हीलियम के अलावा हमारे पास हाइड्रोजन H2, ठीक है, और तीसरा हमारे पास नाइट्रोजन N2, ठीक है। तीन हमारे पास गैसेस है, हीलियम है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो हीलियम की वैल्यू 293 केल्विन, सब में हम किसकी बात कर रहे हैं? 293 केल्विन की, 293 केल्विन, 293 केल्विन पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हीलियम की वैल्यू है 144.97, 144.97, ये KH की वैल्यू है हीलियम के लिए, ठीक है ना। हाइड्रोजन के लिए 69 पॉइंट आपके पास 16, ठीक है ना। और नाइट्रोजन के लिए N2 के लिए हमारे पास है 76.48, N2 के लिए हमारे पास है 76.48, है ना। ये तीन वैल्यूज हमको दे रखी है, ठीक है ना। ये गैसेस हैं, इन टेम्परेचर में KH की वैल्यू इस तरीके से है हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ से क्या हमको साबित होता है, क्या दिखता है कि आप देख पा रहे हो जैसे जैसे KH की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है ना। तो हमने हमने बात की, हमारे पास एक रिलेशन आया, हमारे पास रिलेशन क्या था, हमारे पास एक रिलेशन है KH इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अपॉन
मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये रिलेशन है हमारे पास, ठीक है ना, ये रिलेशन है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो के एच है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के क्या है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि अगर के एच की वैल्यू इंक्रीज करेगी, अगर के एच की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो मोल फ्रैक्शन जो है गैस की वैल्यू वो डिक्रीज करेगी, है ना, वो क्या करेगी बच्चों, डिक्रीज करेगी। और अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिक्रीज करता है तो जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी है ना, विलेयता है, सॉल्युबिलिटी जो है वो भी क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज कर जाएगी, है ना। अगर के एच की वैल्यू बढ़ती है, के एच की वैल्यू क्या होती है, अगर बढ़ती है तो मोल फ्रैक्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है ना, एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है, जैसे कि समय और आपका स्पीड, है ना, समय और चाल आपस में क्या है, जैसे कि आप देखते हैं ना समय और चाल, इस तरीके से आप देखते हैं कि जो समय है, समय क्या होता है आपका, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो ये जो समय है, ठीक है, ये दूरी, सॉरी, स्पीड और टाइम आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये दोनों आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आप अगर आप ज्यादा स्पीड से चलेंगे तो कम समय लगेगा आपको किसी जगह पहुंचने में, और अगर आप कम स्पीड से चलेंगे तो ज्यादा समय लगेगा, एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है। इसी तरीके से जो के एच और मोल फ्रैक्शन है वो भी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, है ना। तो के एच क्या होता है बच्चों, के एच आपका क्या है, के एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के, यानी के एच की वैल्यू अगर बढ़ी तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस घटेगा और सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज करेगी, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस से सॉल्युबिलिटी का क्या लेना देना है, लेना देना इसलिए है क्योंकि हमने जो हेनरी लॉ पढ़ा था, उस हेनरी लॉ में हमने देखा था कि जो सॉल्युबिलिटी होती है किसी भी गैस के लिक्विड में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस अबव लिक्विड सरफेस, है ना, अबव लिक्विड सरफेस। तो मतलब अब हमने बोला कि जो सॉल्युबिलिटी है किसी गैस की, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना, क्या होती है, उसके पार्शियल प्रेशर की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस अबव लिक्विड सरफेस। और हम यहाँ पे बात करते हैं कि सॉल्युबिलिटी को हम किसके टर्म्स में डिनोट करते हैं, मोल फ्रैक्शन में, यानी जो मोल फ्रैक्शन है वो किसके प्रोपोर्शनल है, पार्शियल प्रेशर के, है ना। हमने हेनरी लॉ यही तो देखा, हमने हेनरी लॉ हमने ये देखा था, पी इज इक्वल टू, या जो P है आपके पास पार्शियल प्रेशर, वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के, किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। अगर मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा। और हमने आपको एक चीज बताई थी कि लिक्विड सरफेस के ऊपर जिसका पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा उतनी ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी, यानी जितना ज्यादा उसका मोल फ्रैक्शन उतनी ज्यादा उसका पार्शियल प्रेशर, और लिक्विड सरफेस के ऊपर जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर उतनी ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पे KH की वैल्यू बढ़ने से मोल फ्रैक्शन घटता है और जिस वजह से सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है ना, सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है बच्चों, डिक्रीज कर जाती है। आप देख पा रहे हैं सब में हीलियम, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में, है ना, हीलियम, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में सबसे ज्यादा KH की वैल्यू किसकी है, हीलियम की है। तो ये लीस्ट सॉल्युबल है ना, हीलियम क्या है, कम सॉल्युबल है वाटर में। H2 क्या है, वो थोड़ी, अब इन में देखो आप सबसे कम वैल्यू H2 की है ना, सबसे कम वैल्यू किसकी है बच्चों, H2 की वैल्यू, KH की वैल्यू सबसे कम है। नाइट्रोजन की भी कितनी है, 76.48 है सबसे कम H2 की। तो H2 क्या होगा बच्चों, ज्यादा सॉल्युबल होगा, है ना। तो हमने हमने ये पाया कि एक निश्चित दाब पर KH का मान जितना अधिक होगा द्रव में गैस की विलेयता उतनी ही कम होगी, है ना। एक निश्चित दाब पर जितना ज्यादा KH की वैल्यू होगी उतनी कम सॉल्युबिलिटी उन गैस की होती है ना। तो मैंने इस टेबल के माध्यम से आपको दिखाया कि जैसे N2 और यहाँ पे N2 देखोगे आप, है ना, तो ताप बढ़ने पर KH का मान इनका बढ़ रहा है, जिसका अर्थ है कि ताप बढ़ने पर इन गैसों की विलेयता घटती है। तो N2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, N2 की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, हीलियम की भी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, है ना। आपकी जो H2 है वो ज्यादा सॉल्युबल होगा यहाँ पे, ठीक है ना।
इसी कारण जो आप देखते हैं कि जो जलीय स्पीसीज होती हैं यानी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, तो गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में रहना वो अधिक आरामदायक वो समझते हैं। ठीक है ना। इसी तो क्योंकि अगर आप ताप बढ़ाओगे ना, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, है ना, हमने क्या करा बच्चों, सेम टेम्परेचर पे, है ना, सेम टेम्परेचर पे हमने क्या किया। अच्छा, एक और मैं आपको एक और वो ले लेते हैं हम, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। फोर्थ मैं अगर ले लूं आपका O2, है ना, फोर्थ आपका क्या ले लूं, O2 293 केल्विन पे ले लूं। फोर्थ आपका O2 ले लो 293 केल्विन पे, और O2 की वैल्यू अगर हम 293 पे देखें तो होती है 34.86। कितनी? 34.86। ठीक है ना। अब आप देखोगे सेम टेम्परेचर पे N2 293 पे और O2 भी 293 पे है ना, इस तरीके से है। तो ताप बढ़ने पे, है ना, ताप बढ़ने पे अगर मैं क्या करूं बच्चों, ताप को बढ़ा दूं, मैं क्या करता हूं O2, मैं क्या करता हूं, एक और टेबल आपके लेके आता हूं। O2 की वैल्यू आप देखो 303, O2 की वैल्यू आप देखो 303 केल्विन पे कितना हो जाएगी, 46.82 हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देखो कि 293 केल्विन से बढ़ के मैंने 303 कर दिया, टेम्परेचर मैंने यहाँ क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ने से, ताप बढ़ने से, सॉलिड ताप बढ़ने से क्या होगा बच्चों, KH की वैल्यू इंक्रीज करती है ना। KH की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज। ताप बढ़ेगा तो KH की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो KH की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो मोल फ्रैक्शन गैस का घटेगा तो सॉल्युबिलिटी भी घटेगी। इसीलिए आप देखते हैं कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो पानी में रहने वाले जो जानवर होते हैं, वो क्या करते हैं, गर्म पानी में ज्यादा देर नहीं रह पाएंगे, उनको ठंडा जल चाहिए। ठंडे जल में टेम्परेचर कम है, तो ठंडे जल अगर टेम्परेचर कम होगा तो उसकी KH की वैल्यू भी कम होगी। KH की वैल्यू कम होगी तो मोल फ्रैक्शन गैस का ज्यादा होगा, और मोल फ्रैक्शन गैस का ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे, बस आपको रिलेशन ध्यान रखना है KH और मोल फ्रैक्शन के बीच में कि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। KH की वैल्यू अगर बढ़ती है तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। इसीलिए एक्वेटिक एनिमल्स कहाँ रहना पसंद करते हैं, ठंडे जल में रहना पसंद करते हैं। ठीक है ना। इसी वजह से एक्वेटिक एनिमल ठंडे जल में रहना पसंद करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी कि हेनरीज लॉ, हेनरी का नियम क्या है। ठीक है ना। मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया हेनरी का नियम है क्या। हमने ग्राफ के माध्यम से भी हमने देखा था कि आपका मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर के बीच में, मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर के बीच में जो हेनरी का नियम है वो किस तरीके से लागू होता है ना। अब बात करते हैं बच्चों इनकी एप्लीकेशन की, है ना। हेनरी लॉ की क्या क्या एप्लीकेशन है, हेनरी लॉ की क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या उनके वो, ठीक है। इसके बाद करते हैं हेनरी नियम के अनेक अनुप्रयोग। हेनरी नियम के क्या बच्चों, अनुप्रयोग है। ठीक है ना। हेनरी लॉ के क्या है, अनुप्रयोग है। ठीक, चलिए, अनुप्रयोग है यानी एप्लीकेशन है हेनरी लॉ की। हेनरी लॉ की एप्लीकेशन अनुप्रयोग, हेनरी लॉ की एप्लीकेशन अनुप्रयोग क्या है। तो सबसे पहला तो क्या है बच्चों, सबसे पहला क्या है कि आप देखते हैं कि सोडा जल, जो सोडा वाटर होता है या आपके शीतल पेय होते हैं, उसमें CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए हम बोतल को अधिक दाब पर बंद कर देते हैं, है ना। है ना, हम क्या करते हैं, बोतल को क्या कर देते हैं बच्चों, अधिक दाब पे क्या कर देते हैं, हम बंद कर देते हैं। टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, है ना। CO2 की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने के लिए बच्चों हम क्या कर देते हैं, हम क्या कर देते हैं, अधिक दाब पे, हाई प्रेशर पे बोतल को क्या कर देते हैं, CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए हम बोतल को अधिक दाब पर बंद कर देते हैं, है ना। टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, ठीक है ना। वी सील दी बोतल, ठीक है, एट हाई प्रेशर, है ना, हाई प्रेशर पे
हम क्या करते हैं, बहुत हाई प्रेशर पे हम हाई प्रेशर पे CO2 की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाए तो उसको हम टाइटली सील कर देते हैं, है ना। आपने देखा होगा जब आप बोतल को क्या करते हो, खोलते हो, सोडा बोतल को जब आप ओपन करते हो तो एकदम से फिस की आवाज आती है, और जो पूरा का पूरा जो उसके अंदर सोडा होता है वो एकदम से बाहर के रूप में आ जाता है। तो ये हम इसलिए किया हमने, ताकि हम जो सॉल्युबिलिटी है CO2 की, उसको हम सॉफ्ट ड्रिंक में या सोडा वाटर में क्या कर दे, बढ़ा दे अंडर हाई प्रेशर। ठीक है ना, समझ आओगे। पहले आपको अनुप्रयोग, पहली बात आपको एप्लीकेशन हेनरी लॉ की मेरे ख्याल से समझ में आई कि भाई पहला हेनरी नियम का क्या एप्लीकेशन है। ठीक है ना। दूसरी क्या बच्चों, दूसरी बात क्या है, दूसरी चीज है कि आप देखते हैं कि जो गहरे समुद्र में जब श्वास लेते हुए गोताखोरों को अधिक दाब पर गैसों की अधिक अधिक घुलनशीलता का सामना करना पड़ता है ना। अब जब आप जो गोताखोर क्या करते हैं, जब गहरे समुद्र में जाते हैं तो उनको क्या करना है, उनको श्वास लेना होता है। ठीक है ना, उनको क्या करना है, श्वास लेना। तो अब भारी क्या है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि अधिक दाब पर गैसों की अधिक घुलनशीलता का सामना करना पड़ता है। भाई नीचे क्या होगा, जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो हाई प्रेशर पे जो गैसेस है वो ज्यादा डिजोल्व हो जाएंगी, है ना। हाई प्रेशर पे क्या होंगे बच्चों, गैसेस ज्यादा डिजोल्व हो जाएंगी, उसका सामना उनको करना पड़ेगा। अधिक भारी दाब के कारण श्वास के साथ ली गई वायुमंडलीय गैस की विलेयता रुधिर में अधिक हो जाती है ना। तो जब बाहर क्या है, हाई प्रेशर है, उस कारण जब उन्होंने क्या किया, उन्होंने श्वास ली तो उसके साथ जो वायुमंडलीय मतलब एटमॉस्फेरिक में जो गैसेस है वो उनके ब्लड में भी डिजोल्व हो गई। अब जब गोताखोर क्या करेंगे बच्चों, ऊपर सरफेस में आते हैं, सतह की ओर आते हैं, तो भारी दाब क्या होने लगता है, धीरे धीरे कम। जैसे वो सरफेस पे आएंगे, जैसे गोताखोर क्या करेंगे, सरफेस पे आ जाएंगे वाटर के, तो जो आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होने लग जाएगा। उस कारण क्या होगी, जो घुली हुई गैस है वो बाहर निकलती है ना। घुली हुई गैस उनसे क्या निकलती है, बाहर निकलती है। इससे रुधिर में नाइट्रोजन के क्या होते हैं बच्चों, बुलबुले बनने लगते हैं, है ना। जो उनका ब्लड होगा उसमें क्या होंगे, नाइट्रोजन के बुलबुले बनते हैं। ठीक है ना। और ये क्या करते हैं बच्चों, जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होते हैं, उनमें अवरोध उत्पन्न करते हैं, है ना। अवरोध उत्पन्न करते हैं, मेडिकल कंडीशन उत्पन्न हो जाते हैं उनके सामने, जिसे क्या कहते हैं, बैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बैंड्स, है ना। तो ये क्या बच्चों, अत्यधिक पीड़ादायक और जानलेवा हो सकती है। तो इससे बचने के लिए बच्चों, बैंड से बचने के लिए, बैंड से तथा नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन, जो ब्लड में नाइट्रोजन की अधिक मात्रा के प्रभाव से बचने के लिए गोताखोर क्या करते हैं, श्वास लेने के लिए जो श्वास लेने के लिए वो जो टैंकों का इस्तेमाल करते हैं, उसमें हीलियम मिलाकर क्या करते हैं, हीलियम डाइल्यूट करते हैं। ठीक है ना, हीलियम डाइल्यूट करते हैं, तो उसमें हीलियम भी रहती है, नाइट्रोजन भी रहती है, ऑक्सीजन भी रहती है। क्योंकि आपने देखा वाटर में, आपने पीछे देखा वाटर में जो नाइट्रोजन, जो हीलियम है, उसकी सॉल्युबिलिटी देखो सबसे कम है, इसकी जो केएच की वैल्यू सबसे ज्यादा है इस वजह से। और यहाँ पे देखो आप नाइट्रोजन देखो, अगर हम हीलियम और नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन ज्यादा सॉल्युबल है ना। जैसे जैसे आप हाई प्रेशर जाओगे, मैंने आपको बोला ना, जैसे जैसे हाई प्रेशर जाओगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी और इंक्रीज करेगी, है ना। तो हीलियम और नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, तो उसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको हीलियम के साथ डाइल्यूट करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में होगा कि जब गोताखोर क्या करेंगे, गोताखोर नीचे की तरफ जाएंगे, है ना। नीचे की तरफ जाते हैं तो नीचे, जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज होगा। अब प्रेशर इंक्रीज होगा तो जो एटमॉस्फेरिक गैसेस है वो भी क्या होने लगेगी, जो उन्होंने सांस ली उसके साथ उनके ब्लड में जाके डिजोल्व हो जाएंगी। अब जैसे वो सरफेस के ऊपर आएंगे तो सरफेस के ऊपर आने से क्या होगा बच्चों, सरफेस के ऊपर आने से उनके जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होगा, और कम होने से जो उनकी जो ब्लड में जो गैसेस डिजोल्व हुई थी वो क्या आएंगे, बाहर की तरफ आएंगी। तो नाइट्रोजन के ना बबल्स बनने लगते हैं। क्या बनते हैं, बबल्स बनने लगते हैं नाइट्रोजन के, है ना। क्या होते हैं, बबल्स बनने लगते हैं, है ना। तो एट सरफेस पे क्या होता है, बबल्स ऑफ नाइट्रोजन आर फॉर्म, बबल्स ऑफ नाइट्रोजन आर फॉर्म, है ना। बबल्स बनने लगते हैं नाइट्रोजन के, आर फॉर्म इन ब्लड, है ना, जो कि क्या है, विच इज डेंजरस,
जो क्या बच्चों डेंजरस है, और एक मेडिकल कंडीशन ये कहलाती है, एक मेडिकल कंडीशन कहलाती है जिसे हम क्या कहते हैं, बैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंड्स, है ना, बैंड्स कहती है। और ये क्या है, आपकी आपके जानलेवा हो सकती है। बैंड्स क्या हो सकती है बच्चों? जानलेवा हो सकती है। तो इसके दुष्प्रभाव को रोकने के लिए, है ना, टू अवॉइड दिस कंडीशन, टू अवॉइड बैंड्स को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हीलियम को डाइल्यूट करते हैं। ठीक है, हीलियम इज डाइल्यूटेड, ठीक है ना, हीलियम को डाइल्यूट करते हैं इन टैंक्स या विद नाइट्रोजन के साथ। हीलियम इज डाइल्यूटेड विद नाइट्रोजन कर लो आप, विद नाइट्रोजन, है ना, हीलियम को हम डाइल्यूट करते हैं नाइट्रोजन के साथ। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से समझ में आएगा आपको किस तरीके से ये चीज होती है। ठीक है ना, किस तरीके से ये चीज होती है। ठीक, तो ये आपके पास दूसरी कंडीशन थी। ठीक है ना, दूसरा आपके पास था। तीसरा है आपके पास, तीसरा आप देखेंगे कि जब आप क्या करते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, है ना, आप जब ऊपर की तरफ जाते हैं अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर, आप देखते हैं कि ऑक्सीजन का आंशिक दाब, जो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है, वो सतह स्थानों से कम होता है ना, सतह स्थानों से कम होता है ना। ये आपके पास क्या है बच्चों, प्लेन है। ठीक है ना, ये आपके पास क्या है, प्लेन है। और जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे माउंटेन्स है। ठीक है, यहाँ पे क्या माउंटेन्स है। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो डिक्रीज करेगा, है ना। अब जैसे जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज करेगा, तो वैसे वैसे आपको बताया था ना कि भाई जैसे जैसे सरफेस पे जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। और जैसे 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 ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा, वैसे वैसे उसकी सॉल्युबिलिटी भी कम कम होगी, है ना। जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर कम होगा तो जो सॉल्युबिलिटी होगी, सॉल्युबिलिटी वो भी क्या होने लगेगी, ऊपर कम होगी। माउंटेन्स में सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी बच्चों, कम होगी, है ना। तो इन जगहों पे रहने वाले जो लोग होते हैं या जो माउंटेनियर्स होते हैं, उनके ब्लड में ऑक्सीजन की जो सांद्रता है वो कम होने लगती है, उनके ब्लड में सॉल्युबिलिटी कम। तो माउंटेन्स में जो ब्लड में सॉल्युबिलिटी होगी ऑक्सीजन की, ब्लड में सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की क्या होगी, कम होगी। ब्लड में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो कम होने से क्या होगा बच्चों, जो जो अवरोहक हैं, जो माउंटेनियर्स है, वो कमजोर होते जाते हैं और वो अच्छे से सोच नहीं पाएंगे। जब सॉल्युबिलिटी कम होगी, ऑक्सीजन कम होगी, है ना, जब ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम होगी तो इजिली वो क्या ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, है ना, ब्रीथ नहीं कर पाएंगे अच्छे से, और आपके सोच नहीं पाएंगे, है ना, उनकी जो सोच समझ है वो खत्म हो जाएगी, है ना। और उनको क्या होगी, काफी वीकनेस का सामना करना पड़ेगा। उनको क्या करना पड़ेगा, वीकनेस का सामना करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसको क्या कहते हैं, एनोक्सिया कहते हैं। इस बीमारी को क्या कहते हैं बच्चों, एनोक्सिया, है ना, इस बीमारी को एनोक्सिया कहते हैं। ठीक है ना, तो ये भी क्या है बच्चों, तो इसलिए क्या क्या होते हैं कि उनको क्या करना पड़ता है, ये भी एक क्या है, एप्लीकेशन है हेनरी का, कि ऊपर जाते जाते जो ऑक्सीजन का लेवल है वो माउंटेन्स के लिए कम होने लगता है। इसलिए वो क्या करता है, अपने साथ ऐसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी लेके जाते हैं ताकि उनको वहां पे ज्यादा उसका सामना ना करना पड़े। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा, समझा कि हेनरी का जो नियम है उसमें केएच की वैल्यू कितना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ने से सॉल्युबिलिटी कम होती है। ये मैंने आपको समझाया, आई होप सभी को समझ में आया होगा। और उसके कुछ हमने एप्लीकेशन अनुप्रयोग पढ़े हेनरी नियम के, कि किस किस जगह पे किस किस तरीके से हम हेनरी नियम का इस्तेमाल करते हैं, उसको देखते समझते। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। ठीक है ना, आप अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।